जब टूटने लगे हौसला तो ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तख्तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिलें अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। जी हाँ, हौसले और जज्बे की कहानियाँ जो प्रेरणा देती हैं, कुछ कर गुजरने का जज्बा देती हैं, देश भर से समेट कर लेकर आते हैं हम अपने इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूँ शहला निगार और आप देख रहे हैं हमारा ये विशेष कार्यक्रम गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया का। यहाँ होती हैं आम लोगों की बहुत खास कहानियाँ। आम लोग, स्थानीय जनप्रतिनिधि और प्रशासन यदि एकता का बल दिखाएं तो प्रगति का मार्ग सुगम हो जाता है। और विकास की यही एकता देखने को मिली है पुणे जिला परिषद में। जी हाँ, जहां पर आम लोगों के सहयोग से एक सामूहिक स्कूल की स्थापना हुई है। कैसा है ये सामूहिक स्कूल और किस तरह से लोगों के लिए फायदेमंद है, आइए देखते हैं। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में पानशेत बांध के आसपास कई गांव और कस्बे हैं। हर गांव की आबादी नाम मात्र होने की वजह से वहां चल रहे जिला परिषद स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या भी बहुत कम है। हर स्कूल के लिए 1 या 2 शिक्षक नियुक्त किए गए हैं। मौसम की स्थिति, सुविधाओं की अक्षमता और अन्य कारणों से छात्र आमतौर पर स्कूल नहीं पहुंच पाते और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए और हर गांव के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, इसके लिए जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और सदस्यों की टीम ने स्थानीय लोगों के सहयोग से वेल्हे के कुरान खुर्द गांव में एक सामूहिक स्कूल की शुरुआत की है। इस खास पहल के लिए सहयोग के हाथ आगे बढ़ाए हैं एक गैर लाभकारी संस्था जानकी देवी बजाज फाउंडेशन ने स्कूल भवन और अन्य सुविधाओं के लिए राशि प्रदान की है। साथ ही साथ 2 बसें भी प्रदान की है ताकि दूरस्थ क्षेत्रों के छात्रों को स्कूल लाया जा सके। यहाँ पे जानकी देवी बजाज ये संस्था ने यहाँ पे 1.25 करोड़ रुपया खर्च करके ये पूरा बिल्डिंग बनाया है। और ये बिल्डिंग सिर्फ ये खूबसूरत तो दिख रही है, इसके अंदर जो खूबसूरती है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे हर डोंगर में पहाड़ में से सभी बच्चे यहाँ तक आने वाले हैं। ये 20-20 किलोमीटर से इनको ट्रांसपोर्ट टोटल फ्री करने वाले गवर्नमेंट की तरफ से। और यहाँ के बच्चों को ओनली स्कूल में एजुकेशन मिलता था जिला परिषद के, तो यहाँ पे इनको स्पोर्ट्स, कंप्यूटर और अनेक बाकी की सुविधा यहाँ पे देने वाले हैं। ये सभी सुविधा मिलने के बाद ये बच्चे आगे जाके भारत का भविष्य और हमारे वेल्हे तालुके का भविष्य निश्चित अच्छा होने वाला है। इस स्कूल में 150 से ज़्यादा विद्यार्थी 16 गांवों से वहां पर आके सीखेंगे। इस स्कूल में उन विद्यार्थियों को हर विषय के लिए अलग अलग शिक्षक मिलेंगे, हर वर्ग को अलग अलग शिक्षक मिलेंगे। 2 क्लास या 2 वर्ग एक टाइम में एक शिक्षक के साथ नहीं सीखेंगे, तो एज अप्रोप्रिएटिंग लर्निंग होगा। और ये सारी जो हमने पहल की है उसमें CSR का बहुत बड़ा योगदान है। इस स्कूल की बिल्डिंग और सारी सुविधाएं उपलब्ध करके देने में बजाज ग्रुप ने बहुत बड़ा CSR का योगदान किया है। उसी तरह से फोर्स मोटर्स ने हमें 2 बसेस उपलब्ध करके दी हैं। इसकी वजह से 2 लोगों का रोजगार निर्माण होगा और बच्चों को स्कूल में आने के लिए बस की सुविधा उपलब्ध होगी। समाज के सहयोग से पुणे जिला परिषद ने राज्य में पहली बार सामूहिक विद्यालय स्थापित किया है। दूरस्थ अंचल के 14 प्राथमिक विद्यालयों के समूह को मिलाकर इस विद्यालय में कुल 11 शिक्षक और 1 प्रधान अध्यापक हैं। इस स्कूल में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए 16 गांवों के छात्र आएंगे। साथ ही साथ यहां आने वाले छात्रों को कंप्यूटर लैब, ई-लर्निंग, लाइब्रेरी, मिड डे मील, खेलकूद और परिवहन की सुविधा भी मिलेगी। प्रशासन के सहयोग से शुरू की गई संस्था की इस पहल से अभिभावक भी बहुत खुश हैं। जो शिक्षण की एक्टिविटी और जैसे सेमी इंग्लिश हो या इंग्लिश हो, उसमें ज़्यादा शिक्षक लोगों का ध्यान जाने वाला है। जैसे कि अभी इंग्लिश मीडियम में जो सिखाते हैं वैसे ही इधर अभी प्राइमरी यानी कि जिला परिषद का जो स्कूल है उसी में वही दर्जे का शिक्षण देने वाले हैं। 4 व्हीलर है अच्छी तरह से, उसमें बच्चों को आने जाने की व्यवस्था बढ़िया है। इसलिए आप जितना भी हो इंग्लिश मीडियम छोड़ के मराठी मीडियम का जो जिला परिषद का स्कूल है उसमें आप बच्चे डाल सकते हो।
इसके लिए पुणे जिला परिषद ने करीब 1.5 साल तक फॉलो अप किया और सभी लोगों से जब समर्थन मिला तो फिर ये कदम उठाया गया और अब इसीलिए यहाँ के ग्रामीणों के बच्चों के सपनों को एक नए पंख मिले हैं। पुणे से रोहन गवली और रूही मलिक की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो सामूहिक स्कूल ताकि दूरस्थ क्षेत्रों में रह रहे सभी लोगों को मिले गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। और अब बात करते हैं हमारे देश की कला और संस्कृति की, बात करते हैं लेदर आर्ट की। जी हाँ, लेदर आर्ट एक ऐसी कला जिसकी जड़ें हमारी सदियों पुरानी परंपरा और संस्कृति और विरासत से जुड़ी हुई हैं। एक ऐसी आर्ट जो बेहद खूबसूरत है और इसीलिए सदियों से परंपरा को संजो कर रखे हुए है। आज आपको मिलवाएंगे कुछ ऐसे कलाकारों से जिन्होंने बीड़ा उठाया है और जो सदियों से इस कला को सहेजते चले आ रहे हैं। ये है 700 साल पुरानी लेदर आर्ट। कहते हैं आर्ट इज इमर्ज फ्रॉम हार्ट। बस कुछ ऐसे ही कच्छ जिले के भोजा भाई मारवाड़ ने अपने दिल की सुनकर इस कला को संजोए रखा है। लेदर का काम हमारा पीढ़ियों से चला आ रहा है। हमारे पूर्वज भी यही काम करते थे और उस परंपरा को हम आगे बढ़ा रहे हैं। फादर भी कर रहे हैं और उनके साथ हमने भी ज्वाइन किया है। मैं कर रहा हूँ, मेरे 2 भाई है वो भी काम कर रहे हैं और बाकी अंकल है, अंकल के लड़के हैं। तो ऐसे करके हमारे पास अभी 20-25 लोगों की टीम बन गई है और जो पुराने काम को आज भी हम वही टेक्निक के साथ कर रहे हैं। – 2001 का दिल दहला देने वाला भूकंप तो आप सभी को याद ही होगा, जिसने लाखों जिंदगियों को अस्त व्यस्त कर दिया था। ऐसे कठिन वक्त में भी अपनी कला को सीने से लगाकर ये परिवार इस काम में जुटा रहा। बदलते वक्त के साथ काफी कुछ बदलता है, जिससे कला भी अछूती नहीं रही है। वक्त की डिमांड और बदलते साधनों सहित इस कला को भी नया रूप दिया गया, लेकिन जड़ों में तो आज भी प्राचीनता ही है। लेदर से बनने वाली ये खूबसूरत चीजें मन मोह लेती है, लेकिन इन्हें बनाने के पीछे घंटों और कई दिनों की मेहनत होती है। लेदर को उसकी जरूरत के हिसाब से अलग अलग वस्तुओं के रूप में ढाला जाता है और फिर बनती है दिल को भा जाने वाली ये खूबसूरत वस्तुएं। हमारा जे 500 साल पहले हमारी आ कला परंपरा से आ रही है आवे छे। जे पहला जे गाम में लेदर हतुं, गाम में कोई पण पशु के जे पण ढोर मरी जाए एनु लेदर गाम में ज वपराय अने गामना लोको जे तरीके પહેરતા હતા, जे कॉमिटीने हिसाबे बूट बनता था, ए अमारा वडीलो एवुं ज बनावता ने गाम में पैसा हो तो अमारा घर में आवे ने गाम में न हो तो अमारा घर में शुं आवे। तो ए लोकोए अमारा वडीलोए बहु ए समय में दुख वेठ्યું। एम करता 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 જ્યારે અમારો સમય આવ્યો ત્યારે મેં એવું વિચાર્યું કે અમારા ગામમાં ત્યારે લગભગ મને એવું યાદ છે બરાબર કે 40 કારીગર તો હતા જ, પણ 40 કારીગરોમાંથી એટલું બધું કોઈ એ સમયમાં એ ગામમાં કોણ આવે, કોઈ બહારથી કોઈ લોકો ના આવે, એટલું બધું બજાર માર્કેટ કે હતું નહીં અને બધા લોકો છોડી દીધું। પણ મેં એવું વિચાર્યું કે મારી કલાને જીવિત રાખવું છે, મને છોડવી નથી મારી કલા। अपनी कला से लोगों के दिलों पर राज करते ये कलाकार जीवन की वो प्रेरणा है जिसे अपनाना काफी संतोष और सुकून देता है। इस कला को वर्षों से संजोए ये मारवाड़ी परिवार इस कला को लुप्त होने से बचा रहे हैं। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए कच्छ से लक्ष्मण राजपूत की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो ये कलाकार न केवल कला को सहेजने के प्रयास कर रहे हैं, बल्कि नई पीढ़ी को भी इसके लिए तैयार कर रहे हैं।
ऐसी ही अच्छी खबरों के सफर को जारी रखेंगे, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है। ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें होंगी। आप देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। हर दिन हर पल बनती खबरें, बदलती दुनिया, हम लेकर आते हैं आपके लिए बड़ी खबरें, संपूर्ण कवरेज, ताकि आप रहें खबरों के बीच हमारे साथ। मिड डे प्राइम हिंदी सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में प्लास्टिक फ्री समाज बनाने के लिए यूं तो सरकारें अनेक प्रयास कर रही हैं, लेकिन इस दिशा में आम जन के प्रयास जो हैं वो भी सराहनीय प्रयास हैं। आज हम आपको छत्तीसगढ़ के कोरबा से ऐसी ही एक पहल दिखाने जा रहे हैं, जहां कोरबा वासियों ने ये ठान लिया है कि कोरबा को प्लास्टिक मुक्त बनाकर ही दम लेंगे और इसके लिए अनेक प्रयास कर रहे हैं। बेकार पड़े कपड़ों से थैले से ले जा रहे हैं और ये थैले आम जन में मुफ्त में बांटे जा रहे हैं, ताकि एक इको फ्रेंडली समाज की स्थापना हो सके। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में प्लास्टिक फ्री समाज बनाने के लिए न केवल सरकारें प्रयास कर रही हैं, बल्कि इस दिशा में आम जन के प्रयास भी सराहनीय हैं। ये हैं छत्तीसगढ़ के कोरबा निवासी, जिनकी मुहिम है कोरबा को प्लास्टिक फ्री बनाने की। इसके लिए ये लोग अभियान चलाकर जहां व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से प्रतिबंधित पॉलिथीन के उपयोग न करने की अपील कर रहे हैं, वहीं हजारों की संख्या में पर्यावरण अनुकूल थैले तैयार कर उन्हें आम लोगों में बांट भी रहे हैं, जिससे कि लोगों को इको फ्रेंडली थैले इस्तेमाल करने की आदत पड़ सके। और इसके लिए इन्हें साथ मिला है रोटरी क्लब और नगर निगम का। नगर निगम प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग करने वाले दुकानदारों के खिलाफ अब तक 1 लाख रुपए से भी अधिक का जुर्माना लगा चुका है। प्रतिबंधित प्लास्टिक को रोकने के लिए प्रयास निगम के द्वारा सतत रूप से किया जा रहा है। सबसे पहले जब ये पहल शुरुआत की गई थी तो सभी व्यापारिक संघ के लोगों से, इसके साथ साथ शहर के सभी नागरिकों से, व्यापारियों से और जितने भी संस्थाएं हैं उन सभी से अपील की गई थी कि प्रतिबंधित प्लास्टिक का प्रयोग बिल्कुल ना करें, सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग से बचें। इस तारतम्य में हमें सबसे अच्छी बात रही कि व्यापारी संघ का भी सहयोग मिला और रोटरी क्लब के माध्यम से भी इसमें कुछ अच्छी नवीन पहल की जा रही है, जिसमें जिनके पास अतिरिक्त शेष कपड़ा है यानी वेस्टेज कपड़ा है, उस कपड़े के माध्यम से उनके द्वारा थैले तैयार किए जा रहे हैं और थैलों का वितरण भी किया जा रहा है। इसके साथ साथ हमारे निगम की टीम के द्वारा लगातार इसमें निगरानी भी रखी जा रही है और अभी तक लगभग 1 लाख से अधिक का फाइन भी निगम के द्वारा विभिन्न दुकानदारों पर या जो ऐसे लोग हैं जो नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं उन पर लगाया गया। ये अभियान है पर्यावरण संरक्षण का, जहां अनेक पर्यावरण प्रेमी और जागरूक नागरिक मिलकर एक साथ स्वस्थ वातावरण का निर्माण करना चाहते हैं। गौरतलब है कि इस अभियान में थैले बनाने के लिए पुराने बेकार पड़े कपड़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसे हाट, बाजार और दुकानों में बांटकर लोगों को प्रतिबंधित प्लास्टिक के थैले के उपयोग न करने की अपील की जा रही है। प्रथम चरण में 10,000 थैले जो है जल्द से जल्द, जिसमें हमारा काम चालू है और कई थैले हमारे बन चुके हैं 500-1000 के आसपास, और कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द 10,000 थैले बना के नगर निगम के साथ अपन इसको बांटे मार्केट में। और जिसके लिए यहाँ जो बच्चियाँ हैं ये हमारी मदद कर रही हैं थैलों की सिलाई में। पुराने कपड़े जो हैं ये हम लोग कपड़ा दुकानों से, जो थान के कपड़े बच जाते हैं या घरों में कोई एक्स्ट्रा कपड़े हैं पर्दे वगैरह के, तो ऐसे कपड़े हम लोग एकत्रित कर रहे हैं और उन कपड़ों से यहाँ पर थैले बन रहे हैं, जो कि प्लास्टिक फ्री कोरबा के लिए बहुत ही मददगार साबित होंगे। जाहिर है पर्यावरण संरक्षण की दिशा में चलाया जा रहा यह अभियान सराहनीय है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए कोरबा से डीडी न्यूज के लिए विजय कुमार की रिपोर्ट। तो
स्वास्थ्य, शिक्षा और आहार के साथ साथ स्वच्छ पर्यावरण भी हम सब का अधिकार है और इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सभी लोग आगे आएं और प्रयास करें। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करते जा रहे हैं, वृक्षों को काटते जा रहे हैं, पानी को दूषित कर रहे हैं। ज़रूरी है कि इसके विरुद्ध हम सब लोग कदम बढ़ाएं ताकि एक स्वच्छ वातावरण का निर्माण हो सके। और इसी दिशा में आपको प्रयास दिखाते हैं नोएडा में एक 9 साल की छोटी सी बच्ची के कि किस तरह से वो पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक बना रही हैं। हर पल जीवन हमें कई छोटी और बड़ी सीख देता है। हमारे बच्चे इन सीखों को जल्दी और सार्थक तरीके से अपनाते हैं। उनके द्वारा सीखे गए सबक उनके लक्ष्यों की ओर एक कदम आगे बढ़ते हैं। हर बच्चा अपने तरीके से असाधारण और खास होता है। उनकी उपलब्धियों को पुरस्कृत करके उनके आत्मसम्मान को बढ़ाना हमेशा सोने पर सुहागा जैसा काम करता है। भारत में बड़ी संख्या में ऐसे बच्चे हैं जिनके पास शानदार प्रतिभा है। उन्हीं में से एक है नोएडा की पाथवेज स्कूल की छात्रा 9 साल की लीशा सबरवाल, जो पर्यावरण संरक्षण का जज्बा रखती हैं और इसलिए उन्होंने शुरुआत की है सेविंग मदर अर्थ की। ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों के लिए धरती को बचाएं। इसी संकल्प के साथ नोएडा में लीशा सबरवाल लोगों को जागरूक कर रही है। अपनी पढ़ाई और दैनिक दिनचर्या के साथ साथ लीशा रोजाना पौधों की देखभाल भी करती हैं और बच्चों को पौधारोपण के लिए प्रोत्साहित करती हैं। इतना ही नहीं, इस छोटी सी उम्र में उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लिए मिसलेनियस जॉय राइड नाम की पुस्तक भी लिखी है। इस पुस्तक के जरिए वो ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि कैसे पृथ्वी को सद्भाव से भरा स्थान बनाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। अच्छी खबरों का ये सफर अभी जारी रहेगा, लेकिन यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है। जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। हर दिन हर पल बनती खबरें, बदलती दुनिया, हम लेकर आते हैं आपके लिए बड़ी खबरें, संपूर्ण कवरेज, ताकि आप रहें खबरों के बीच हमारे साथ। मिड डे प्राइम हिंदी सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। कहते हैं कि अगर चाह लिया जाए तो फिर असंभव कुछ भी नहीं है। बिहार के एक युवक से आपको मिलवाते हैं जिन्होंने दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में ना सिर्फ अपने लिए रोजगार के अवसर पैदा किए हैं बल्कि कई अन्य लोगों को रोजगार का जरिया भी दिया है। आइए देखते हैं। बिहार के गया जिले के दक्षिणी इलाके में इमामगंज प्रखंड क्षेत्र नक्सल प्रभावित माना जाता है। झारखंड के बॉर्डर से मिला ये इलाका बहुत सारी बुनियादी सहूलतों से कोसों दूर है। ये गांव पहाड़ के तलहटी में बसा हुआ है, जहां कृषि और पशुपालन ही आजीविका के मुख्य साधन हैं। पिछड़ेपन के शिकार इस इलाके के अधिकांश युवक बाहर रहकर रोजी रोटी कमाते हैं, लेकिन इमामगंज प्रखंड क्षेत्र के सलैया थाना अंतर्गत पोखरी गांव के रहने वाले युवक राहत अली खान ने कुछ अलग करने की ठानी और अपने ही पुश्तैनी मकान में लेदर बैग मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट स्थापित की। राहत भी अपने क्षेत्र के अन्य लोगों की तरह ही गांव से बाहर रहकर जॉब करते थे, लेकिन अपनी मेहनत और लगन से उन्होंने अपने घर पर ही न केवल अपने लिए रोजगार पैदा किया बल्कि आसपास के लोगों के लिए भी रोजी रोटी कमाने का अवसर पैदा किया है। मेरा ये सेटअप लेडीज पर्स का है, रेक्सिन और लेदर दोनों में फैंसी लेडीज पर्स बनता है। एक दौर हुआ करता था 90 के दशक में, जो कि ये इलाका की स्थिति ऐसी थी कि जो लोग यहाँ से पलायन कर रहे थे, लेकिन अब स्थिति बदल गई है और मुझे भी ऑप्शन था कि मैं गया ज़िला में ये काम शुरू करूं, लेकिन मैंने अपने गांव को, अपने घर को चुना जहां पे हम लोग अभी हैं। ये मेरा पुश्तैनी मकान है जो लगभग 100 साल पुराना है। कारीगर भी लगभग लोकल हैं, पहले जो कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई में काम करते थे। अब उनको भी एक अच्छा अवसर मिला है जो अपने गांव में, अपने इलाके में वो काम कर सकें, उनको रोज़गार मिला है, वो पैसे कमा सकें।
राहत अली की इस लेदर पर्स निर्माण इकाई में आसपास के कई लोग काम करते हैं। यहाँ काम करने वालों को इस बात की खुशी है कि अब उन्हें रोजगार के लिए गांव से बाहर जाने की जरूरत नहीं रही। वो अपने घर परिवार के पास रहकर ही अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। पहले हम कलकत्ते में काम करते थे, अभी यहाँ पे मेरे घर के ही बगल में कारखाना खुला है, तो अभी हम यहीं पे काम कर रहे हैं। अब हमको बाहर जाने का जरूरत नहीं पड़ रहा, परिवार के साथ रह रहे हैं। राहत अली खान की इस पहल से सिर्फ उन्हें ही नहीं बल्कि उनके गांव के कई अन्य लोगों को भी रोजगार के अवसर मिले हैं। अपनी फैक्ट्री की निर्मित उत्पाद को राहत अली खान बड़े शहरों में दुकानदारों को बेचते हैं, जिससे उन्हें अच्छी आय प्राप्त होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो हौसले और जज्बे के आगे सब कुछ संभव है और इसीलिए हम आपको ऐसी कहानियों से रूबरू कराते हैं। चलिए आपको एक और शख्स से मिलवाने जा रहे हैं। ये शख्स एक कैंसर सर्वाइवर हैं और इसीलिए इन्होंने बीड़ा उठाया है कैंसर के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने का, ताकि लोग इससे अपना बचाव कर सकें। आइए आपको मिलवाते हैं। कैंसर जैसी घातक बीमारी के अंतिम स्टेज से अपने हौसलों के बलबूते सकुशल बाहर निकला ये नौजवान अब कैंसर के प्रति लोगों को जागरूक करने को अपना अंतिम लक्ष्य बना चुका है। यह है हैदराबाद के हरतेज भरतेश, जो अब तक देश के 15 राज्यों की यात्रा कर कैंसर के प्रति लोगों को जागरूक कर चुके हैं। भरतेश के मुताबिक अपनी यात्राओं के दौरान उन्होंने देश के अलग अलग राज्यों के कैंसर अस्पतालों सहित अन्य स्थानों पर कैंसर के मरीजों को सकारात्मक रुख अपनाने और उन्हें कैंसर से हार नहीं मानने के लिए प्रेरित किया है। भरतेश ने कैंसर पीड़ितों को संदेश देने के लिए राइड ऑफ होप नाम से एक अभियान भी चलाया है, जिससे वे कैंसर पीड़ितों को संदेश देते हैं कि कैंसर के बाद भी जिंदगी है। A campaign called Ride of Hope, where I've traveled across the country on my bike solo to meet cancer patients, to meet individuals, common people like you, where I wanted to convey that there is a life after cancer. Apart from this, I run an NGO as well, which is known as Hartej Cancer Foundation. हरतेज भरतेश बताते हैं कि वो खुद अंतिम चरण के कैंसर से बचे हैं। भरतेश ने कहा कि वो 23 वर्ष के थे जब उन्हें तीसरे चरण के कैंसर के बारे में पता चला। वे बताते हैं कि शुरुआत में उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि उनकी गर्दन के दाहिनी ओर सूजन की तरह कुछ है। साल 2013 में उन्होंने इस संबंध में डॉक्टरों से संपर्क करना शुरू कर दिया, लेकिन 1 साल बीत जाने के बाद भी उन्हें पता नहीं चला कि उन्हें कैंसर है। भरतेश कहते हैं कि कैंसर के इलाज में देरी नहीं करनी चाहिए। I was 23 when I got diagnosed with 3rd stage cancer, but going behind 2 years for that, like I didn't notice that I have some swelling on my right side of the neck. So I came across this swelling in 2013 and I started following up with the doctors. But for a year we were not able to diagnose that I have cancer. And when I got to know that I have cancer, it was 3rd stage. But then just like others, even I was afraid of cancer. We had no cancer history in our house. So I wanted to delay my chemotherapy. You can say that I didn't want to take chemotherapy. And also there was a reason that I wanted to complete my study as well. भरतेश बताते हैं कि वह टेरी फॉक्स के बारे में पढ़ा करते थे। उन्होंने कहा कि जब वे कैंसर के अंतिम चरण से बचे तो उनके मन में कुछ करने का विचार आया। उन्हें नहीं पता था कि इस संबंध में क्या करना चाहिए। भरतेश कहते हैं कि उन्हें बाइक से चलना हमेशा पसंद था, इसलिए इलाज के बाद उन्होंने देश भर में यात्रा करने का मन बनाया। भरतेश कहते हैं कि वे अपनी मंगेतर के साथ राइड ऑफ होप अभियान को जारी रखेंगे। उनकी मंगेतर भी कैंसर सर्वाइवर हैं और स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। So I have done 15 states till date. I want to finish the rest of the 14 states which we have, and in fact I want to do it again because now I have my fiance who's also a cancer survivor and happens to be a gynecologist as well. हरतेज भरतेश ने अपनी राइड ऑफ होप अभियान की यात्रा 1 मई 2016 को रायपुर से शुरू की थी। अपनी यात्रा के दौरान वो अब तक देश के 15 राज्यों को कवर कर चुके हैं और आने वाले दिनों में बाकी बचे 14 राज्यों को भी कवर करना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो देखा आपने किस तरह से लोग बेहद अच्छे काम कर रहे हैं, समाज की बेहतरी के लिए बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं, ना केवल अपना उत्थान कर रहे हैं बल्कि देश और समाज के लिए मिसाल भी बन रहे हैं।
आपसे भी अनुरोध है कि आप भी कुछ ना कुछ अच्छा करते रहिए, खास करते रहिए, देश और समाज के विकास में अपना योगदान जरूर दीजिए। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और अच्छी कहानियों के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।